तो मार्केट एक बार फिर से और भी ज्यादा ड्रॉप होना शुरू हो चुकी है। इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं जिसमें यूएस भी इन्वॉल्व है, इवन रशिया भी इन्वॉल्व है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और कहां तक प्राइस जा सकता है, इसी के साथ एक दो चीजें पॉजिटिव भी जुड़ी हैं। कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो यहां से एक बड़ा मूव लेने वाले हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज कि बिल के बारे में भी हम जानकारी देंगे इस वीडियो में, जो क्रिप्टो बिल इंडिया का आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी से वॉल्फ ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ बाकी ऑल्ट कॉइन्स की जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी। वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च करके या फिर लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले प्राइस के बारे में। हम देख पा रहे हैं कि यहां जो प्राइस है करीब $33,000 के आसपास अभी चल रहा है, जो कि अगेन बहुत बड़ा डंप है। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी पिछले वीडियोस में, पिछले कुछ पोस्ट्स में हम बता रहे हैं, हम आपको टेलीग्राम के ऊपर भी $32,000 से लेकर $36,000 के जोन में रहने वाला बिटकॉइन का प्राइस। और यही एक ऐसा जोन है जहां से बाइंग और भी ज्यादा आने वाली है, जहां से बुल्स और भी ज्यादा बाय करके इस प्राइस को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें $43,000 से $35,000 $36,000 तक प्राइस जो गिरा है वो बियर्स की वजह से गिरा है। लेकिन इस वक्त इतना बड़ा डंप आया है कि कम से कम $1.5 ट्रिलियन क्रिप्टो करेंसी में लॉस हो चुका है। यानी कि जो करीब $3 ट्रिलियन के आसपास टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप था वो भी $1.5 ट्रिलियन के आसपास रह चुका है। इथेरियम की बात करें तो अभी 17% ही डोमिनेंस उसकी रह चुकी है। बिटकॉइन की डोमिनेंस लगातार बढ़ रही है, करीब 42% के आसपास आ चुकी है। तो यह भी एक इस तरीके का इंडिकेटर है कि यहां से जब बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा, इसकी जो डोमिनेंस बढ़ेगी, बाकी लार्ज कैप्स भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहां थोड़ा यह दिख रहा है कि इथेरियम हमें और भी ज्यादा लो जाता हुआ दिख रहा है। यहां से करीब $1,900-$1,800 तक जा सकता है, जहां पे आपके लिए एक नया बाइंग प्राइस बन जाएगा जो लोएस्ट प्राइस रहने वाला है। और ऐसा ही प्राइस हमें दिखा था पिछले डंप में जो करीब जून महीने के अंदर आया था। एंड इस तरीके का जो टोटल क्रिप्टो मार्केट लॉस हुआ था वो हुआ था मई के डंप में। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसका मेन रीजन हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअल में जो बाइडेन की गवर्नमेंट है, अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन व्हाइट हाउस में कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं, जिसके द्वारा क्या है कि जो गवर्नमेंट वो अपनी अलग से एक स्ट्रेटजी लाने जा रही है क्रिप्टो के ऊपर। ये बिल्कुल वैसे ही जैसा इंडिया में हमें एक इंपैक्ट दिखा था कि शायद क्रिप्टो बिल आएगा, क्रिप्टो बिल आने की वजह से एकदम से प्राइसेस नीचे गिरे थे। कम से कम 40-50% प्राइसेस इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर खासकर गिरे थे। एंड ऐसा ही अभी जो डंप चल रहा है वो ओवरऑल पूरी मार्केट में चल रहा है। एंड यहां तक कि सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में नहीं बल्कि जो स्टॉक मार्केट है यूएस की, तो वहां भी एक बड़ा डंप देखने को मिला है। तो अभी फेडरल एजेंसी जितने भी रिस्क हैं, जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको खुद चेक करने वाली, इवेल्युएट करने वाली है। एंड उसी के बेसिस पर कुछ ना कुछ नई रेगुलेशंस लाएगी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। तो जैसे कि हम खुद भी जानते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी ये बोला कि जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी नेशंस हैं, हम सभी को मिलकर कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लानी चाहिए। एंड इसी चीज को आगे लीड करते हुए वो अपनी खुद की रेगुलेशंस लाना चाहते हैं। डिजिटल एसेट्स के लिए कुछ ना कुछ क्लैरिटीज लाना चाहते हैं, टैक्सेशन को लेकर कुछ ना कुछ यहाँ स्पेशल लाना चाहते हैं, जिससे क्या है कि क्रिप्टो मार्केट को थोड़ा बहुत रेगुलेट किया जाएगा। एंड यही एक ऐसी चीज है जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक डॉज कॉइन जो है वो भी सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी होने की वजह से उसके ऊपर भी एससीसी का क्रैकडाउन आ सकता है। तो इसलिए डॉज कॉइन में भी थोड़ा सोच समझ कर ट्रेड करना। ऐसे ही अगर हम एक और चीज देखते हैं, अगर हम इंडियन क्रिप्टो बिल देखते हैं तो इंडिया का जो क्रिप्टो बिल है वो और भी ज्यादा डिले होने वाला है। बजट सेशन में इसको नहीं लाया जाएगा। लगातार इसी तरीके की रिपोर्ट्स आती जा रही हैं। करंटली जो काम चल रहा है आरबीआई के द्वारा वो सिर्फ सीबीडीसी के ऊपर ही चल रहा है। जितने भी इनपुट्स आए हैं वो सीबीडीसी को लेकर आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसीज के जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो फाइनल नहीं हुआ है। इसी के साथ जो टैक्सेशन का फ्रेमवर्क है, जिसके बेसिस पर जो क्रिप्टो बेस्ड कंपनीज हैं या फिर एक्सचेंजेस हैं या फिर इंडिविजुअल्स हम क्या टैक्सेस पे करेंगे, वो भी डिसाइड होना बाकी है। तो एक्चुअल में यहां सिर्फ एक नया लॉ ही नहीं लाया जाएगा, बल्कि इसी के साथ जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको भी थोड़ा बहुत अमेंड किया जाएगा, जिसके द्वारा क्रिप्टो करेंसीज को सही तरीके से रेगुलेट किया जा सके। तो ये तो थी एक रीजन जो यूएस गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लाने जा रही है। इसी के साथ वो अपने जितने भी रेट्स हैं उनको हाइक करने जा रही है। ये अगेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फेडरल रिजर्व सभी रेट्स को हाइक करने वाला है मार्च या फिर उससे पहले, जिस दौरान अभी हम देख पा रहे हैं सारी मार्केट्स नीचे गिर रही हैं। यूएस स्टॉक मार्केट बहुत बुरे तरीके से नीचे गिर रही है।
एक और जो तीसरा रीजन है वो हमने कुछ दिन पहले सुना। हालांकि अभी तक जो क्रिप्टो को लेकर बैन करने की बात करी है वो सिर्फ एक प्रपोजल था, वो एक फाइनल बैन नहीं था, ना ही उसमें पनिशमेंट इन्वॉल्व थी। वो सिर्फ अभी डिसाइड होना बाकी है, सिर्फ एक छोटा मोटा फ्रेमवर्क रेडी किया है कि जिसके बेसिस पर कुछ ना कुछ रेगुलेशंस आ सकती हैं। लेकिन उसी को देखकर बहुत बुरा डंप हुआ। अभी हम कुछ और अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ अपडेट्स बहुत ज्यादा हैं, तो मार्केट में एक्चुअल में रीजंस इतने ज्यादा हैं जिस कारण मुझे और बोलना पड़ रहा है। तो एक और चीज, कम से कम $1 ट्रिलियन एक महीने के अंदर जो वाइप आउट हुआ है मार्केट से, तो ये अभी बुल्स वापस लाएंगे। एक्चुअल में बियर्स यहां ऑलरेडी विन कर चुके हैं। बियर्स ने पूरी सिचुएशन को थाम लिया है, यानी कि अच्छा प्रॉफिट भी उन्होंने बना लिया शॉर्ट करके। तो अभी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, यहां से प्राइस कहां तक जा सकता है वो डिस्कस करेंगे। दो और कॉइन्स हैं जिनकी नई अपडेट्स आई हैं, पिछले कुछ दिनों में भी दी थी, अब भी हम बात करेंगे। अब हम टेक्निकल्स की बात करने वाले। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम हमेशा आरएसए को चेक करते हैं, जो करीब 20 के आसपास चल रहा था और मैंने आपको बोला था कि यहां से प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा। एक शॉर्ट मोमेंट के लिए प्राइस ऊपर गया था। एक्चुअल में क्या कि वहां पे एक बाइंग आती है, लेकिन वह जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत बड़ी बाइंग की रहती है, लेकिन यहां जो बाइंग आई है बहुत कम आई है, जिस कारण आरएसआई भी ऊपर नहीं बढ़ा एंड प्राइसेस भी ज्यादा ऊपर नहीं गए हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में बहुत ज्यादा बाइंग करी जा रही है, पैनिक सेलिंग नहीं करी जा रही, इवन डिप को ज्यादा से ज्यादा बाय किया जा रहा है। ये इंडिया में खासकर देखा जा रहा है। लेकिन आरएसआई यहां ओवरसोल्ड होने की वजह से यहां कोई खास बाइंग ओवरऑल अगर हम ग्लोबली देखें तो नहीं देखने को मिली है। इसके पीछे मेजर रीजन है कि जो वेल्स रहते हैं, यानी कि जो बड़ी क्वांटिटी बाय करते हैं, 1000 बीटीसी या फिर उससे ज्यादा बाय करते हैं, तो वो अभी उस तरीके की एक्टिविटी मिसिंग है मार्केट में। अगर वैसी एक्टिविटी आएगी तो शायद प्राइस यहां से पंप होगा, एंड वो आने के लिए अभी $30,000 $29,000 एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब ये प्राइस आएगा तो उसके बाद वहां पे वो बहुत बड़ी बाइंग करने वाले हैं। यही कारण है कि आज के दिन हमने जो एक्सपेक्टेड प्राइस था $32,900 के आसपास गया था, एंड ऑल टाइम हाई जो 24 आवर्स की अभी हम बात कर रहे हैं जो $36,500 के आसपास गया था। तो यहीं पर प्राइस घूम रहा है, एंड यही एक ऐसी सपोर्ट है जो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो ब्रेक होने पर यहां से प्राइस जो हम 29,000 बोल रहे हैं वो 28,000 के आसपास है। तो इस ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए यहां जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि यहां पे बाइंग बहुत ज्यादा आनी चाहिए। प्राइस एटलीस्ट $42,000 $43,000 तक जाना चाहिए, जो बुल्स के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वहां उनको एटलीस्ट $1.5 बिलियन का प्रॉफिट होगा। तो वहां तक जब प्राइस जाएगा तब ही हम देख पाएंगे एक बड़ा मूव पूरी क्रिप्टो मार्केट में या फिर पूरे क्रिप्टो करेंसीज में। तब आखिरी कुछ छोटे मोटे अपडेट्स, एक तो ये कि जो बैंक ऑफ कोरिया उन्होंने अपना जो फर्स्ट टेस्ट है सीबीडीसी का वो कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली। ये एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है। ऐसे शायद इंडिया की भी अपडेट जल्दी आएगी कि इंडिया का जो सीबीडीसी है वो टेस्ट हो रहा है या फिर उसके ऊपर और भी ज्यादा काम चल रहा है, जो अगेन एक अच्छी अपडेट रहेगी क्योंकि वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर रहने वाला है। एक और अपडेट ये है कार्डानो की, जो हमने सुना था कि संडे स्वैप जो उन्होंने लॉन्च किया जिसकी वजह से प्राइस में इसके पंप आया था, एटलीस्ट 20 to 30% का इंक्रीज हमें देखने को मिला था। लेकिन उस दिन वो क्रैश हुआ, बहुत सी ट्रांजैक्शंस फेल हो रही थी। लेकिन संडे स्वैप को उन्होंने अब फिर से अपडेट किया है, जितने बग्स से उनको सॉल्व किया है, एंड फिर से वो स्टार्ट होने के लिए रेडी है। मैंने आपको उस दिन बोला था कि सोलाना जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स जिसमें कार्डानो भी आता है, तो ये हमेशा जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको फेस करते हैं, सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट फेल हो गए तो वापस आएंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल मोबॉक्स था या फिर आईसीपी था, तो उनका जो एक प्रोजेक्ट फेल हुआ वो दोबारा वापस ही नहीं आया अभी तक। स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग वो कब वापस आएंगे। एंड आखिरी अपडेट फैंटम के बारे में, जिसका हमने अपडेट दिया था कि टीवीएल उसका एवलांच और सोलाना से भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, एंड अभी वो थर्ड लार्जेस्ट डिफाई प्रोटोकॉल बन चुका है। एंड इतना बड़ा डिफाई प्रोटोकॉल जिसकी वजह से आपको यहां और भी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। तो एफटीएम पहले में $2.5 के आसपास मिल रहा था, तो यहां डंप आने की वजह से और भी ज्यादा प्राइस नीचे गिरा है, तो यहां पे भी आप बाइंग कर सकते हैं। तो अभी चल रहा है करीब $2 के आसपास। तो इसी के साथ अगर हम आडा की बात करें तो आडा का प्राइस अभी चल रहा है करीब $0.9 के आसपास। ये एक बेस्ट प्राइस है एफटीएम एंड आडा के लिए, दोनों का बाय कर सकते हैं। हालांकि अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो हर एक कॉइन का प्राइस नीचे गिरा हुआ है। फॉर एग्जांपल सोलाना $80 के आसपास चल रहा है, जो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अपना इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, जो बहुत कुछ नया सामने ला रहे हैं, तो वो अभी आप बाय करोगे तो आपको शॉर्ट टर्म में क्विक प्रॉफिट भी मिल सकता है। लेकिन आपका क्या मानना है इस बीटीसी डंप के बारे में, कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड इन दो कॉइन्स के बारे में कौन सा बेस्ट कॉइन है आपके हिसाब से अभी बाय करने के लिए, नीचे कमेंट जरूर करना। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और हमारे चैनल वॉरफेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।